हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे UTC नेट से रिलेटेड। ये है हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये टॉपिक यूनिट 8 ऑफ UTC नेट का टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के ऊपर मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, बट वो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो जनरल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाए हुए हैं। तो अगर आप उसको समझ में समझना चाहते हैं तो आप वो पुराने वीडियोस देखकर समझ सकते हैं। बट अगर आप फॉर्मल वे में आएंगे तो ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें हम डिटेल डिस्क्रिप्टिव स्टडी पढ़ेंगे यूनिट 8 की ऑफ द UTC नेट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा जाए 1989 में तो डिफाइन करता है ऑटोमेशन एज अ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंट्रोल टू any branch of industry and science by extension and the use of the electronic and mechanical devices to replace the human labor। मतलब ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर देती है ये है इसका काम। एक ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की उसमें डिफाइन किया गया है ऑटोमेशन को एज अ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन और a series of operation process of self activating, self controlling और automated भी। मतलब सेल्फ से काम होने वाला सेल्फ एक्टिवेटिंग और सेल्फ कंट्रोलिंग ये वर्क है अकॉर्डिंग टू ALA ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। द इनिशियल वर्क ऑन द लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज बिगेन इन 1930। कब हुआ था? 1930 में। व्हेन स्पैन कार्ड्स इक्विप्ड वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द सर्कुलेशन एंड एक्विजिशन इन लाइब्रेरी। कहाँ पे आया था पहले? ये दो उसमें आया था सेक्शंस में, मैंने आपको सेक्शन बताए भी हुए हैं, सर्कुलेशन में और एक्विजिशन में। यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग द 1916 was implemented for circulation and acquisition। Okay, and early 1914 progress on computer system was slow because of the depressions and the World War II। क्यों? तो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से थोड़ा कंप्यूटर का सिस्टम स्लो था। ठीक है, द लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोग्रेस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट इन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, द लैंडमार्क डेवलपमेंट इन हिस्ट्री ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन आर एस फॉलो। आप देखिए हम आगे कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई। 1946 से लेकर 47 में 2 सिग्निफिकेंट कंप्यूटर बिल्ड हुए, जिसमें से पहले का नाम था ENIAC फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। इज अ कंप्यूटर वॉज बिल्ड बाय जॉन मैकले एंड J प्रेस्पर रेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेनवेलिंग में था। स्पेंसिल्वेनिया। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब। क्या करता था? 18,000 वैक्यूम ट्यूब को रहता था। वेटेज by 30 tons was housed in a 2 storage of the building। Another computer, ADVIC, was designed to store 2 program ENIAC and switch between the set of instructions। अब देखो इसमें क्या है, इन्होंने दो लिए, ENIAC और ADVIC, 2 कंप्यूटर प्रोग्राम्स आए थे। ठीक है, मेजर ब्रेक्स डाउन ऑकर्स इन 1947 Bell Laboratory replaced vacuum tube with the invention of ट्रांजिस्टर। अब 1947 में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर डिक्रीज द साइज ऑफ द कंप्यूटर एट द सेम टाइम इंक्रीज द स्पीड एंड कैपेसिटी। उसने साइज भी डिक्रीज कर दिया और स्पीड और कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर यूजिंग ट्रांजिस्टर वॉज यूज्ड इन द US ब्यूरो ऑफ द सेंसस फ्रॉम 1951। कब से हुआ था? 1951 से।
till 1963 तक. The software development was in progress during this time. Operating and pro systems and programming language was developed for a computer being built. इनके लिए हुआ था. Invention of the integrated circuit by Robert Nichols of Intel and Jack Kirby of the TACS इंस्ट्रूमेंट इन 1960. कब आया था? 1960 में. इंटीग्रेटेड सर्किट टू बी कंसिडर बाय यार्ड एंड अदर लैंडमार्क. ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाज रिप्लेस इनटू द सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन. अब इंटीग्रेटेड सर्किट किस में आया था? सिलिकॉन चिप्स में. ठीक है फ्रेंड्स. बाय द यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मशीन रीडेबल कैटलॉग रिकॉर्ड्स बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन द मिड 1960. कब हुआ था? मिड ऑफ 1960 में. इन द 1965 and 68 Locke began the MARC project, followed quickly by MARC seconds. MARC was designed by the tag bibliographical records using 3-digit number to identify the field. अब देखो मार्क में भी हमारे 3 चीज़ रहती है. मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी लेकिन अभी मैं बता दे रही हूँ 3 चीज़ रहती हैं. ठीक है फ्रेंड्स. मार्क टू फॉर्मेट बिकम्स a basis of the standard incorporated by NISCO, National Information System Organization in 1974. 1974 में हुई थी. This was a significant development and because the standard meant that the bibliographic record could be read and transferred by the computer between डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम में ट्रांसफ़र हुए थे. अब एप्रानेट आ जाता है. वॉज ए नेटवर्क जो इस्टेब्लिश किया गया था हुआ है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा इन 1969 में. ब्रॉडेड इनटू द एग्जिस्टेंट द यूज़ ऑफ ईमेल्स, टेलनेट एंड एफटीपी हमारा होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. यूनेस्को ने स्टार्ट किया माइक्रो CDS ISIS 1980 में थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन एवरी डेवलप्ड कंट्री. फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो CDS एंड ISIS डेवलप्ड स्पेशली फॉर लाइब्रेरी एप्लीकेशन प्रूव्ड ए बॉन फॉर अ लाइब्रेरी इन द डेवलपिंग कंट्रीज. अब इसमें एक और पॉइंट्स है वो भी हम पढ़ लेते हैं. बेसिकली ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड के लिए हुई थी फॉर ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर को हम डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम में. इसमें मैंने आपको पहला एप्रानेट पढ़ाया है, दूसरा यूनेस्को पढ़ा दिया अभी, माइक्रो CDS ISIS के बारे में बताया है जो 1918 में आया था. अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं. क्लियर हो गया फ्रेंड्स? थर्ड पॉइंट में पढ़ाने जा रही हूँ. उसमें सेवरल इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी पैकेज स्टार्ट अपेयरिंग in marketplace. Lixis is one launch in 90 toward the end of the 1980 के एंड में आया था ये Lixis. ठीक है. 1918 had several other software become available to libraries such as spreadsheet databases for help in library administration and information dissemination. किसमें करता है? लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने में और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये है. अब इसमें भी हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू CD-ROM लेट 1980 में आया था. चेंज किया वे उसने ऑपरेट करने के लिए. CD-ROMs बिकम अवेलेबल कंटेनिंग डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन provisionally only available through print, making of the information more accessible. ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए उसको. ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ द CD-ROM इन द लास्ट 80s में हुआ था. चेंज कर दिया द वे लाइब्रेरी ऑपरेट करे. CD-ROM बिकम द कंटेनिंग डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन प्रीवियसली अवेलेबल थ्रू प्रिंट एंड मीडिया. ठीक है. ये हो गया कुछ पॉइंट्स. अब देखिए कनेक्ट अगर आउटसाइड करें तो उसमें
OCS ये ऑनलाइन कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर, और ये हमारा डायलॉग है आर्लिन से कंटिन्यू। हाउएवर इन अर्ली 19 with the databases that previously available online becomes available in CD-ROM। अब कैसे अवेलेबल है? CD-ROM की फॉर्म में, either in part and whether entirely, या तो छोटे पार्ट्स में या फिर पूरा। लाइब्रेरी could then gain the information from variety of option। ये हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पे है, लाइब्रेरी गिव यार्ड टू अनदर एरा इन द लाइब्रेरी ऑटोमेशन द यूज़ ऑफ नेटवर्क। अब देखो ऑटोमेशन में क्या क्या है, ईमेल आ गया, यूज़ ऑफ नेटवर्क में आया हमारा फॉर ईमेल के लिए FTP, टेलनेट, इंटरनेट, कनेक्टेड हुआ ऑनलाइन कमर्शियल सिस्टम जो ग्रो करने लगे। द वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप हुआ था 1993 में। ठीक है फ्रेंड्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी फॉर ऑल काइंड्स हो गया। अब उसमें आ गया एक्सपर्ट सिस्टम और नॉलेज सिस्टम क्या हुआ है, ये भी हमारा अवेलेबल हुआ था 90s में इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैपेसिटीज़ को। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस सिलिकॉन कंप्यूटर चिप इन लार्ज कंप्यूटर कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी और फास्टर इंक्रीज कैपेसिटी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस अवेलेबिलिटी हुई क्विक प्रोसेस के लिए, स्टोर के लिए, सेंड करना, रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन को, जो कॉस्ट करती है करेंट इंफॉर्मेशन डिलीवरी सर्विस टू फ्लोरिश के लिए। ठीक है, नीड में क्या आ गया हमारा, नीड में आता है, नीड और पर्पस क्या है इसका, नीड है इसकी द एक्सपोर्टेशन ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ अ मैनुअल सिस्टम रिडेंटली नेसेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अब कंप्यूटर में स्टोरेज करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस कंप्यूटर स्टोरेज और रिट्रीवल की भी ज़रूरत पड़ती है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ ह्यूज कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग कंप्यूटर। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए ये कंप्यूटर सिस्टम ही जो है एक सॉल्यूशन बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद विच आर हेल्ड एडवांटेज और बीइंग हाई एक्यूरेट टाइमली, मतलब टाइमली प्रोवाइड एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होती है। एड टू द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज ऑफ द कंप्यूटर ऑटोमेटिंग द लाइब्रेरी रूटीन स्पेशली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए रीजंस देखते हैं हम क्या क्या रीजंस हैं। पहला है मच ऑफ द वर्क इन लाइब्रेरी आर रिपीटेड टेंडियस एंड मैकेनिकल नेचर रिक्वायरिंग एक्यूरेट अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन फाइल। मतलब अब इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए रिपीटेड टास्क को रोज के करते हुए उसमें भी गलती हो जाती है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती, इसलिए हमने ऑटोमेशन सिस्टम को लिया है अपने फाइल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑटोमेट परमिट डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेस टू बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड टू मल्टी यूजर। अब देखो, and a staff member in the branch may verify the status of the order without maintaining the duplicate file and without making an inquiry. The user can check to see if the book is on loan or available in the shelf of the लाइब्रेरी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेस होता है बिब्लियोग्राफी का रिकॉर्ड का और मल्टी यूज़र, अगर कोई जैसे हमारा एक पॉइंट से बहुत सारे लोग सर्च कर सकते हैं उसको कोई भी बुक अवेलेबल है या नहीं, सेल्फ सर्विस इससे प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, ये इस पॉइंट में कहा गया है। द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी रिजल्ट इन इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इंश्योर ईजी रनिंग एक्यूरेसी इकोनॉमी इन द ह्यूमन लेबर विद ग्रेट स्पीड। अब देखो ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर लाइब्रेरी में आता है तो ये सारी चीज़ें उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, उसके बाद स्पीड ज़्यादा हो जाती है, एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन रहती है इसलिए, और ह्यूमन लेबर भी बच जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी स्टाफ स्पेशली यंगर वंस फाइंड यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इंटरेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग। यूज़ ऑफ द कंप्यूटर कैन मोटिवेट फैक्टर फॉर द लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर। अब देखो दोनों के लिए ही बता रहे हैं कि अगर हम कंप्यूटर का एप्लीकेशन करते हैं तो जो यंग स्टाफ है, जो ट्रेंड स्टाफ है, वो जो है उसके लिए मतलब एक्साइटेड रहता है, और जो यूज़र है वो भी मोटिवेटेड होते हैं कि अब लाइब्रेरी में ऑटोमेटेड सिस्टम आ रहा है। अब प्लानिंग अगर हमें करनी हो ऑटोमेटेड सिस्टम की तो किस तरह हम करेंगे। प्लानिंग ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम इन्वॉल्व सेवरल की डिसीजन विद द रिगार्ड ऑफ
परचेज ऑफ द इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। अब देखो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के सिलेक्शन में भी प्लानिंग होती है। हार्डवेयर रिक्वायर्ड क्या क्या है, सर्वर और पीसी, इनमें भी प्लानिंग चलती है। बिल्डिंग लाइब्रेरी डाटाबेसेस, बुक एंड पैटर्न सेटअप फॉर द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग। ये चीज़ क्या क्या चीज़ें हैं, इन सबको हम पहले प्लान करते हैं, प्लान के बाद ही हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पहला है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग लाइब्रेरी रिक्वायर हार्डवेयर फॉर hosting the library software and databases, several server as well as computer to access and clients। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसके हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो चीज़ हम देखते हैं लाइब्रेरी में जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं ऑटोमेट करने के लिए, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी हम देखते हैं। सर्वर फॉर द लाइब्रेरी नीड टू बी कंप्यूटेडली पावरफुल, हैव एडिक्वेट मेमोरी टू हैंडल द मल्टीपल एक्सेस ट्रांजेक्शन बोथ बाय द स्टाफ एज वेल एज द यूज़र, हैव द सफिशिएंट एंड डिस्क स्टोरेज फॉर अ डेटाबेस। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि दोनों पॉइंट से हमें चीज़ों को चेक कर चलना होता है कि वो दोनों यूज़र पॉइंट और स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्वर है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये प्लानिंग हम करते हैं हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट। इसमें हमारा लोकल एरिया नेटवर्क आता है। दूसरा पॉइंट है जो हमारा पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो गई, फिर LAN इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द इंटरेक्शन बिटवीन सर्वर और क्लाइंट। उनका इंटरेक्शन हो पा रहा है सर्वर और क्लाइंट पे बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क में। सेटिंग ऑफ द LAN द प्री रिक्वेस्टिंग फॉर द इफेक्टिव लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ज़रूरी है एक लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने के लिए। सेटिंग ऑफ द लाइब्रेरी हैज़ इट इंडिपेंडेंट LAN द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन LAN। जब उसका इंडिपेंडेंट LAN होगा तभी वो इंस्टीट्यूशन LAN से कनेक्ट कर पाएगी। सेटअप ऑफ द LAN रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लाइक communication switches, routers, hubs, modems and other items. Hardware software requirement are required for setting up any network are not specific to library education गुड कम्युनिकेशन कैपेसिटी। अब ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ एक ही चीज़ को वो फुलफ़िल नहीं करती, सिर्फ कम्युनिकेशन कैपेसिटी को भी फुलफ़िल कर रही है, क्योंकि अगर इसका LAN सिस्टम है और इंस्टीट्यूशन का LAN सिस्टम है तो वो दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व हो जाएंगी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की जो क्लाइंट और सर्वर की जो इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अभी हमने हार्डवेयर का पढ़ा, अब हम सॉफ्टवेयर का पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी सिस्टम है। इंटीग्रेटेड ऑनलाइन system is used for computerization of activities of the library. Such application package use is single bibliographic databases or a set of interrelated application program to support a multiple library operations. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम सॉफ्टवेयर्स लाते हैं लाइब्रेरी में तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो मल्टीपल लाइब्रेरी ऑपरेशन और ऑटोमेशन ऑफ द हाउस कीपिंग ऑफ द लाइब्रेरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स इसने बताए हुए हैं, उनको मैं बता देती हूँ। ABCD ऑटोमेशन फॉर लाइब्रेरी, ऑटोमेशन फॉर लाइब्रेरीज एंड सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ये है। तो इसका नेम ऑफ द डेवलपर कौन है, ब्राज़ील, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ई ग्रंथालय दूसरा है, निक ने डेवलप किया है। एवरग्रीन घी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ने डेवलप किया है। कोहा जो है कटिको कम्युनिकेशन ने डेवलप किया है हमारा। और लिबर्टी 3 जो है सॉफ्टवेयर लिंक एशिया ने डेवलप किया है। लिबमैन जो है मास्टर सॉफ्टवेयर नागपुर ने डेवलप किया है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा लाइब्रेरियन सूट जो है सॉफ्टवेयर 8 कंप्यूटर लिमिटेड है। लिपसॉफ्ट जो है हमारा लिपसॉफ्ट सोल्यूशन ने डेवलप किया है। लिप्सिस हमारा लिप्सिस कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। लिपटेक भी जो है हमारा लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने
किया है। और नेटलिप्स जो है कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। न्यूज़िलैंड हमारा वर्गोरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। उसके बाद ओपेल्स जो है मीडिया फ्लैक्स निक ने डेवलप किया है। स्लिम एक्स सिम +++ SIM21 एल्गोरिदम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। सोल जो है इन्फिनिट सेंटर ने डेवलप किया है। ट्रूडॉन हमारा कमटेक्स कंप्यूटर ने डेवलप किया है। वर्क्यू हमारा वर्गीनिया टैक लाइब्रेरी सिस्टम ने डेवलप किया है। VTLS वर्गीनिया टैक लाइब्रेरी इंस ने डेवलप किया है। अब हम जाते हैं क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ऑफ रिकॉर्ड क्या आता है। तो इसमें जो है थ्री प्री रिक्वेस्टिक्स होते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के। पहला डेटाबेसेस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, डेटाबेस ऑफ जनरल, दूसरा पैट्रॉन्स रिकॉर्ड। ये 3 रिकॉर्ड है, तीनों इम्पॉर्टेंट है। अब रेट्रो कन्वर्जन क्या सा होता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड का। पहले डायरेक्ट की इन ऑफ द रिकॉर्ड होता है। द जॉब ऑफ द रेट्रो कन्वर्जन कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स टू एन आउटसाइड एजेंसी और इनबिल्ट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द क्वालिटी। अब देखो ये क्या कह रहा है, रेट्रो कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं, मैंने रेट्रो कन्वर्जन आपको पढ़ाया अभी था एक वीडियो में, क्या होता है बता देती हूँ दोबारा। जो भी हमारा मैनुअल डाटा है उसको हम मशीन रीडेबल फॉर्म में यानी मार्क फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वही हमारा रेट्रो कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, टर्म एंड कंडीशन पे होता है। क्या टर्म कंडीशन होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखो पहली कंडीशन है इसमें बाय रिकॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। दूसरा डाउनलोडिंग रिकॉर्डेड फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑनलाइन कैटलॉग। इससे किया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑनलाइन कैटलॉग से। अब और या फिर इसमें एक चीज़ और है इनफ्लिपनेट यूनियन बुक कैटलॉग से। ठीक है, इनफ्लिपनेट का मैंने बताया था आपको, वही ये इसमें बताया हुआ है। अब हम इसके 4th पॉइंट पर आ जाते हैं। 4th पॉइंट इसमें आता है, ये जो है हमारा 4th पॉइंट इसका है, ये है स्कैनिंग द टाइटल पेज हमने स्कैन कर लिया, ये इसका 4th पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आ जाते हैं हमारे, देखो जो 4th पॉइंट है ना, अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर करती हूँ। जो रेट्रो कन्वर्जन मैंने आपको पढ़ाया है वो ये उसका पार्ट नहीं है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये स्कैनिंग वाला अलग पार्ट है। तो हम देखते हैं इसमें क्या एक मिनट क्लियर करती हूँ मैं अभी आपको। रेट्रो कन्वर्जन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड में 2 पार्ट हमारे उसमें डायरेक्ट उसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमारे क्रिएशन ऑफ डेटाबेसेस ऑफ रिकॉर्ड में जो है 3 पार्ट्स हैं, जो मैंने आपको बताया। स्कैनिंग ऑफ पेजेस भी है, वो तीनों। पहले मैं चारों पार्ट रिपीट करती हूँ, ये बाद में लेंगे हम। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे डेटाबेसेस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, डेटाबेसेस ऑफ जर्नल, पैट्रॉन डेटाबेसेस, और 4th हमारा स्कैनिंग द टाइटल पेजेस है। ठीक है, और इसमें हमारा जो ये 5th पॉइंट आया रेट्रो कन्वर्जन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में, इसमें हमारा एक ही पॉइंट है डायरेक्ट की इन ऑफ रिकॉर्ड्स में। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स आए हैं। 2 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है बाइंग द रिकॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, दूसरा है डाउनलोडिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम ऑफ कांग्रेस एंड ऑनलाइन कैटलॉग्स और इनफ्लिपनेट यूनियन बुक कैटलॉग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैन पावर एंड ट्रेनिंग। ट्रांसलेटेड एंड स्केल द मशीन इज़ अ क्रूअल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसलेट स्किल मैन पावर। 2 चीज़ हमें चाहिए, ये ज़रूरी है
जो है ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी के लिए। मोस्ट सॉफ्टवेयर वेंचर हैव इलेबोरेटेड ट्रेनिंग फॉर हैंडलिंग देयर सॉफ्टवेयर बोथ ऑन जॉब फॉर all the staff of members of the library as well as common place along with other users। अब ये क्या कह रहा है कि ट्रेनिंग ऑन द जॉब बहुत ही ज़रूरी है, ट्रेंड स्टाफ हो ताकि वो सॉफ्टवेयर की हैंडलिंग कर सके और भी काम कर सके अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आर बेटर नॉट ओनली बट इज बेनिफिटेड द लार्ज नंबर ऑफ यूजर but to solve the local technological problem that can be solved with the availability of expert at the time of imparting training। अब देखो, अगर ट्रेन जो टेक्नोलॉजिकल स्टाफ हो गया, जो हमारा स्टाफ है ट्रेंड स्टाफ को टेक्नोलॉजी में उसने एक्सपर्टाइजेशन दे ली तो वो उसको भी हैंडल कर सकता है। जो काम को भी प्रॉब्लम आ रही है यूज़र से रिलेटेड या फिर लाइब्रेरी में कोई ऐसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो उसको भी एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू वो कर सकता है। और नहीं है तो हमने तो एक्सटर्नल मेंबरशिप ले है कि उनसे भी करा लेकिन वो पेड बेस हो गया। अगर आप सीख लेंगे एज अ लाइब्रेरी स्टाफ तो आप वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द परमानेंट इम्पोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अब क्या है, पहला इसमें ACR2 है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। सेकंड है, ये 1967 में आया था, सेकंड एडिशन 1978 में आया था और रिवाइज एडिशन 1988 में आया था। मार्क भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मार्क हमारा है जो है मशीन रीडेबल कैटलॉग्स है। ठीक है, ये हमारा आया था लाइब्रेरी कांग्रेस ने मार्क किया था 1960 में मशीन रीडेबल कैटलॉग को। और इसका मतलब है कंप्यूटर कैन रीड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर रिकॉर्ड, मतलब इंटरप्रेट कर सकता है उसको। जस्ट 39.15 को हम देखते हैं, इज LC एंड इसको स्टैंडर्ड फॉर किस लिए, इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिस में स्पेसिफाई करता है डाटा स्ट्रक्चर को चेंज करना, रूल को जो अलाउ करते हैं क्लाइंट मेंबर को और कि वो सर्च करें डाटाबेसेस ऑन अ सर्वर मशीन पर और रिट्रीव कर रिकॉर्ड जो आइडेंटिफाई हो एज अ रिजल्ट ऑफ उनके सर्च का। ठीक है फ्रेंड्स, FRBR पढ़ते हैं। FRBR ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। ये डेवलप किया गया था इफ्ला स्टडी ग्रुप के द्वारा। कब डेवलप किया है, 1992-1997 में। इफ्ला कंटिन्यूली मॉनिटर करता है एप्लीकेशन ऑफ FRBR का। ठीक है, और मतलब फंक्शन रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। इंक्लूड करता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट, आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक यूज़र टास्क को फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड दैट इंटेंडेड टू बी फुलफिल, के वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, और उसके बाद डबलिंग कोर पे आ जाते हैं। डबलिंग कोर हमारा क्या है, डबलिंग कोर है रेफर करता है सेट ऑफ मेटाडाटा एलिमेंट जो असाइन किए जाते हैं वेब पेजेस को सो एज टू फैसिलिटेट करें हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ डबलिंग कोर के एलिमेंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ क्या क्या एलिमेंट। टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड में आप रखिएगा। ठीक है, पहला टाइटल है, दूसरा क्रिएटर है, थर्ड है सब्जेक्ट, 4 कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, पब्लिशर है, कंट्रीब्यूटर है, डेटा है। वैसे 15 होते हैं ये, अगर आपको क्वेश्चन में आए तो आपको 15 एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, कुछ इसमें से मैं बता दे रही हूँ, कुछ अगर छूट जाता है तो मैंने टोटल आपको बता दी, कोई बात नहीं, आपको मैं वो बाद में क्लियर कर दूँ। वैसे 15 ही है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 है फ्रेंड्स, तो बता रही हूँ 15। इसमें टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट एंड कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूशन, डेट, रिसोर्स टाइप, फॉर्मेट, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, रिसोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज, राइट मैनेजमेंट, ऑडियंस एंड राइट होल्डर्स। ये सारे 15 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं LIL इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोटोकॉल्स।
स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स क्या है। LIB इंटर लाइब्रेरी लोन जो है इंटर लाइब्रेरी लोन जो है प्रोटोकॉल जो डेवलप हुआ था प्रोवाइड करने के लिए यूनियन प्रोसीजर जब हम एक्सेसिंग करते हैं लाइब्रेरी को क्रॉस ए नेटवर्क टू ऑर्डर करें कॉपी और लोन को मटेरियल को फॉर कैरी आउट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को जो इन्वॉल्व होता है लोन मैनेजमेंट में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं सीरीज़ ऑफ सर्विस को जो अवेलेबल होती है जो रिक्वेस्ट साइड में और सप्लाई साइड में। ये स्टैंडर्ड एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है बहुत सारे सिनेरियोज को, जिसमें हम 3 लेते हैं। पहला है सिंपल रिक्वेस्ट, दूसरा हमारा रिक्वेस्ट फॉर अ लोन ऑफ द आइटम विद अ फुल ट्रैकिंग ऑफ द लोन इंक्लूड रिकॉलिंग नोट्स, renewal requirement and report of the loss and damaged items। और थर्ड है unsatisfied request meaning pass to the backup for the library supply के। ये 3 पॉइंट्स स्टैंडर्ड के में हम ओपन URL में आ जाता है। ओपन URL इज emergent standard transporting information with a URL to a solution server that can accept the URL syntaxes and provide context sensitive service based on information in the URL, and the metadata in the URL support describe the request that is being recorded by the user। Open URL is a standardized way to pass the information in the URL between the different यूज़र में। अब सब एलिमेंट जो कुछ एलिमेंट है जो पास करते हैं वो उसको हम ISSN कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, टाइटल, वो वॉल्यूम, इशू और ऑथर, डेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें हमारा अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो हमारा 8 पॉइंट है सर्च एंड रिट्रीवर वेब सर्वर में। URL इसमें देखिए ये दोनों इंटीग्रेट होते हैं, डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट के लिए सर्च रिक्वेस्ट करना एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पॉन्स के लिए। URL and U was developed mainly with the aim of simplifying करना सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वॉल्व करती है Z39/450 प्रोटोकॉल में, कीपिंग द यूजफुल पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल को रखना। इसमें क्या आ जाते हैं CQLS क्वेरी सिंटैक्स, ये है इसमें CQL3 क्वेरी इंडेक्स, CQL3 क्वेरी इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमारे ये हो गया। ऑटोमेशन पे चलते हैं अब हम। इन हाउस और एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं हमारी। मोस्ट ऑफ लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड कंसिस्ट ऑफ द मॉडल नेमली एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी ओपैक, सर्कुलेशन, सीरियल डाटा यूज फॉर ऑटोमेटेशन ऑफ द वेरियस ऑपरेशन ऑफ द लाइब्रेरी। आप देखते हैं क्या है। कैटलॉगिंग इज अ कोर मॉडल दैट फैसिलिटेट क्रिएशन, अपडेशन, मैनेजमेंट ऑफ द बिब्लियोग्राफिकल data of the library। Several catalog capacity are wide implement across a number of integrated library packages along with the system specific variation that affects the convenience with which पर्टिकुलर टास्क आर परफॉर्म। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कैटलॉगिंग करने हम क्रिएशन करते हैं, अपडेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस की ऑफ लाइब्रेरी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें अगर हम मेजर एक्टिविटीज़ देखें तो मेजर एक्टिविटीज़ हमारी है क्रिएशन करना प्री डिफाइंड वर्कशीट और इनपुट ऑफ द कैटलॉग रिकॉर्ड्स का, प्रोविजन करना फिचिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एक्विजिशन मॉड्यूल फॉर टाइटल की। ये डाटा एंड प्रोसेस रहती है फॉर एक्वायरिंग एक्विजिशन के लिए बट याद टू बी कैटलॉग करने के लिए। प्रोविजन रहता है अपेंडिंग करने के लिए डिजिटल ऑब्जेक्ट इंक्लूड करता है टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल यानी इमेज, ऑडियो और वीडियो को। प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेटिंग करना लिंक टू
इंटरनेट सर्वर के लिए, इंटरनेट रिसोर्सेज के लिए इंक्लूड करता है HTTP FTP क्लाइंट्स को। उसके बाद मेंटेनेंस करना नेम एंड सब्जेक्ट अथॉरिटी फाइल को इंक्लूड करता है। प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थीसिस को। उसके बाद प्रोविजन ऑफ जनरेटिंग करना सब्जेक्ट और बिब्लियोग्राफी को और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को। प्रोविजन ऑफ एडिटिंग करना और क्रिएशन करना, रिमूवल ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अरेंजमेंट करना बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इन अ प्री डिटरमाइंड फाइल रिक्वेस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद हम ओपेक्स पे आते हैं। ओपेक हम जानते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। ये लेट 70s अर्ली 90s में डेवलप हुआ था ये। ठीक है, सर्कुलेशन कंट्रोल इज द इंटीग्रेशन ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम कंसर्न विद ऑटोमेशन ऑफ वेरियस, जैसे हमारा चेकिंग चेकआउट होता है, रिन्यूअल ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, उसमें हमारा इसमें रिजर्वेशन आ जाते हैं, फाइन कैलकुलेशन आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या रोल है? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑटोमेटेड एक्विजिशन मॉडल इज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल द लाइब्रेरी बजट इफेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी बजट को मैनेज करना इफेक्टिवली, ये इसका सबसे बड़ा मेन टास्क रहता है। स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ द लाइब्रेरी एक्विजिशन बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, रिसीविंग, पेइंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन लाइब्रेरी, इन सबको ऑटोमेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आ जाते हैं इसके एक्विजिशन मॉड्यूल्स में कुछ जो है फुल फ्लैश जो ब्रॉड प्रोक्योर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करते हैं वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक्विजिशन मॉड्यूल ऑल्सो प्रिंट इनवॉइस फॉर्म करती है, वर्क स्लिप देती है, कैंसिलेशन नोटिस देती है, पेमेंट इनवॉइस देती है, मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में भी प्रिंटेड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑन डिमांड्स में। अब देखिए इसमें कुछ फुली डेवलप्ड एक्विजिशन मॉडल हैं जिनमें ब्रॉड प्रोक्योरमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ। पहला बुक सिलेक्शन, दूसरा है हमारा प्री ऑर्डर चेकिंग, थर्ड अप्रूवल प्रोसेस, प्रिंटिंग ऑफ द अप्रूवल लिस्ट एंड सिक्वेंटल फॉलो अप, अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड डुप्लीकेशन रहता है, प्रिंट ईमेल और परचेज ऑर्डर फॉर बुक्स रहता है, क्वेरी लेटर टू वेंडर्स रहता है। इसमें क्वेरी लेटर और प्रिंट और ईमेल रिमाइंडर एंड कैंसिलेशन, जो मैंने ऊपर भी बताया वही चीज़ है, ये उसी में ही बताया गया है, इन्होंने बताया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, उसके बाद इसमें ये पॉइंट है हैंडलिंग स्टैंडर्ड ऑर्डर, ब्लैंकेट ऑर्डर, प्री पेड ऑर्डर, और गिफ्ट और एक्सचेंज, इनको भी देखना। उसके बाद रिसीव एंड एक्सेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, इनवॉइस प्रोसेसिंग करना, पेमेंट रिक्वेजिशन कंट्रोल फॉर रियलाइजिंग पेमेंट, रिमाइंडर ऑफ फॉलो फॉर द नॉन रिसीव्ड डॉक्यूमेंट के लिए, हैंडलिंग करना बजट की और डिस्पोजिशन की, डिस्क्रिप्शन ऑफ बजट की अमंग द डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल एंड डिवीजन, जनरेटिंग करना बजट स्टेटस रिपोर्ट्स को। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद प्रिंट एक्सेस लिस्ट क्या है हमारी, उसके बाद नोटिफिकेशन टू यूज़र क्या है, अराइवल ऑफ बुक्स आउट ऑफ द स्टॉक्स क्या है, आउट ऑफ द प्रिंट जो होती है, वेंडर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट ऑन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर और ऑर्डर अंडर प्रोसेस एंड बुक अंडर प्रोसेस क्या है, हैंडलिंग क्वेरी करना ऑन एक्विजिशन सच एज टाइटल प्रोसेस पेंडिंग्स एंड ओवरड्यूज, पेंडिंग्स टाइटल। अब हम आ जाते हैं हमारा सीरियल में। सीरियल का डिज़ाइन होता है मैनेज करने के लिए किसको, मैगजीन, जर्नल, पेपर, मोनोग्राफ, सीरियल्स को और अदर मटेरियल डाटा लाइब्रेरी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस पर, वेन एवर द रेगुलर इंटरवल और इरेगुलर
पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स और स्पेसिफिक पब्लिकेशन। अब देखो ये सारे जो सीरियल्स हैं उनको मेंटेन करने का काम सीरियल कंट्रोल में आता है। ऑटोमेट करें ऑटोमेशन ऑफ सीरियल कंट्रोल सिस्टम हैंडल करता है सीरियल को वेरी इजीली, क्विकली और मोर इफेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दे देती हूँ। द सीरियल while the fully developed serial control model can accumulate a broad range of routine requirement for automating serial acquisition maintenance include require। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आता है इनपुट ऑफ द सीरियल डाटा, ऑर्डरिंग ऑफ द न्यू जनरल रिन्यूअल, कैंसिलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग जर्नल, हैंडलिंग करना अप्रूवल्स को, उसमें आता है अप्रूव्ड और रिजेक्टेड जर्नल थीसिस को, हमारा रिसीव्ड ऑफ द इंडिविजुअल इशू ऑफ जर्नल को, क्लेम करना, मॉनिटरिंग, सेंडिंग कर रिमाइंडर ऑफ द मिसिंग इशू ऑफ द जर्नल को, उसके बाद रूटिंग करना, सर्कुलेटिंग करना ऑफ द इंडिविजुअल इशू ऑफ द जर्नल्स को, उसके बाद होल्डिंग इंफॉर्मेशन विद इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स विद मिसिंग इश्यूज़ के साथ और मिसिंग वॉल्यूम्स के साथ। उसके बाद सर्वर में क्या रहता है, सर्वर सर्विसेज में रहता है लिस्ट ऑफ द पीरियोडिकल रिसीव इन मंथ्स में और फोर्टनाइटली में, वीक में, लिस्ट ऑफ द पीरियोडिकल रिन्यूअल ऐड करता है, लिस्ट ऑफ द पीरियोडिकल कैंसिलेशन, रिकॉर्ड ऑन सीरीज होल्डिंग्स में। मेंटेनेंस सर्विस में रहता है ट्रैकिंग करना अमाउंट ऑफ द अमाउंट स्प्रेड हुआ है ऑन सब्सक्रिप्शन पे, बाइंडिंग ऑफ द वॉल्यूम्स पे और होल्डिंग इंफॉर्मेशन पे। क्वेरी हैंडलिंग में आता है क्वेरी हैंडलिंग में हमारा आता है क्वेरी पर्टिकुलर सीरियल से रिलेटेड, रिन्यूएबल और सीरियल से रिलेटेड, उनके रिसिप्ट से रिलेटेड, वेंडर और उनकी परफॉर्मेंस, रीसेंट अराइवल क्या क्या है। अब रिपोर्ट जनरेशन आती है और रिपोर्ट जनरेशन किसके लिए होती है, मिसिंग इश्यूज़ की और कंप्लीट वॉल्यूम्स की और बाइंडिंग रिकॉर्ड्स की, एक्सेशन रजिस्टर की फॉर बाउंड वॉल्यूम्स के लिए, बजट एंड एक्सपेंडिचर एनालिसिस करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल सपोर्ट करता है किसको, चेक इन और रूटीन बाइंडिंग्स ऑफ रिसीव्ड इशू को। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए तो उसमें अदर मॉड्यूल क्या, डिपेंडिंग ऑफ द इंटीग्रेशन मोर अदर मॉड्यूल आर आइदर बाउंड अंडर कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट डेट प्रोवाइड अ फंक्शनरी। अब इसमें कुछ एग्जांपल बता देती हूँ मैं। अदर मॉड्यूल्स में हमारा क्या आता है, ऑफ रिपोर्ट जनरेशन मॉड्यूल विद कस्टमाइज आउटपुट कैपेसिटी के साथ में, डेट सप्लीमेंट करता है द परफॉर्म्ड मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक रिपोर्ट जो प्रोवाइड की जाती है कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, कंट्रोल, एक्विजिशन और के थ्रू। ठीक है, उसके ये हमारा अदर मॉड्यूल है। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाता है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन में हमारे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी पैटर्न एंड पैट्रॉन्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इफेक्टिव ऑटोमेशन ऑफ सर्कुलेशन एज वेल एज सेवरल प्रोसेस। अब इसमें देखो तो इसमें भी इन्होंने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन में भी दो दिए हैं, बारकोड टेक्नोलॉजी और RFID। ये पहले पढ़ा चुकी हूँ इसलिए इसका समझ दूँगी बस मैं। ठीक है, तो दो टेक्नोलॉजीज़ ने बताई हैं। बारकोड में क्या आता है, बारकोड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है लाइब्रेरी और बिजनेस में पास्ट 35 ईयर से इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, डाटा एरर को, स्पीड्स को और रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को। ठीक है, बुक्स में ये क्या यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट, थिक पेन और थिक स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं, जो ऐसा बना रहता है ना वो इसको यूज़ करते हैं। बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है, ये बारकोड टेक्नोलॉजी के लिए। अब RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर, ये रेडियो इनेबल्ड डिवाइसेस है जो कम्युनिकेट करता है, इंटीग्रेट करता है विद टैग्स के साथ, स्मार्ट लेवल्स के साथ और विच एम्बेडेड रहता है विद सिंगल माइक्रो चिप्स प्रोसेस एंटीनास के साथ। ये टैग्स लगे रहते हैं कहाँ, बुक के कवर में। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे ये इंफॉर्मेशन
थ्रू एंटीनास के थ्रू गैदर करता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर एंड मैंने लास्ट से पढ़ाया था, अभी आपको शॉर्ट्स में इसका शॉर्ट समअप मैंने दे दिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है लाइब्रेरी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर एडवांस फीचर एंड functionality cater to the requirement of the hybrid physical and digital existence of the today library, embedding Web 2.0, Library 2.0 features and functions such as tagging, patron-driven acquisition, availability on the part of user to save the search results, create list and add comment and review। मैंने आपको बताया ये क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी 2.0 होनी चाहिए, जो मैंने पढ़ाया अभी था आपको, उसको ये जो है एम्फिसाइज कर रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में वो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कुछ हमारे हैं इस पर सम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स एंड फंक्शनरी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेशन में आते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन इसमें होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी मैनेजमेंट होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होना चाहिए, एबिलिटी टू मीट करना चाहिए इसको चैलेंजेस ऑफ लाइब्रेरी वर्कफ्लो को, नेक्स्ट जनरेशन डिस्कवरी सर्विसेज होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ टॉपिक, अब हम इसको नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इसका एक और पार्ट है, वो मैं आपको कवर करके बता रही हूँ। ड्राइव हुआ था ग्रीक वर्ड से ऑटोमस, AUTOMOS ऑटोमस। इसका फ्रेंड्स अभी मैंने ये पार्ट 1 वीडियो बनाया है, ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, इसीलिए ये इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। इसी से रिलेटेड मैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन इसका दूँगी, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पार्ट 2 वीडियो में मैं और नेक्स्ट टॉपिक्स इससे रिलेटेड पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। देखिए, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की, इसमें दूसरा हमने इसमें पढ़ा है कि कैसे इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई थी, ये भी हमने पढ़ लिया है इसमें, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है हमने इसमें पढ़ा कि नीड एंड पर्पस क्या क्या है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद ऑटोमेशन के। प्लानिंग हमारी क्या क्या रहेगी, प्लानिंग हमने पढ़ी है, ठीक है, वो हमने समझ लिया। प्लानिंग में हम क्या क्या करेंगे, क्रिएशन क्या क्या रहेगा डेटाबेसेस ऑफ रिकॉर्ड का, ये भी हमने पढ़ा है इसमें, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स भी मैंने बताया, वो चीज़ भी है। उसके बाद ऑटोमेशन ऑफ इन हाउस लाइब्रेरी ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा था इसमें एक पॉइंट, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और सॉरी, इसके ये सेकंड लास्ट से ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन लास्ट हमारा है नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट हमने पढ़े, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। अभी इसमें और पॉइंट्स भी रह गए हैं कवर करने के लिए, पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसमें कवर करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।